if I wasn't in working for a political organization, I would probably be doing some sort of entrepreneurship, probably in the aerospace world. There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, अपने नेता पे हंसिए मत. अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ. सर, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान डाला. आप लोग हंस रहे हैं. सर, एक और बड़ी चिट्ठी, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चिट्ठी है. ये चिट्ठी जो राजीव गांधी जी को लिखी गई थी, और ये किसने लिखी थी? अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने लिखी थी. यह है 1987 की. राजीव गांधी जी ने 7 तारीख को एक चिट्ठी लिखी अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को और कहा कि भैया हमारी पाकिस्तान से बातचीत करा दो. माता जी ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया था कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं करेगी, कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं करेगा भारत पाकिस्तान के मामले में. लेकिन एक तो नाना जी पहले भग गए थे यूएन में कि कश्मीर को जो बना दो जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले गए. उसके बाद ये राजीव गांधी चिट्ठी लिखते हैं कि भैया हमारी मध्यस्थता करा दो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में. तो ये आप लोगों की जो सरकारें, लेकिन मैं ये कहता हूं, सुनिए एक मिनट, मैं ये कहता हूं, मैं बड़ा एक बात, रनिंग कमेंट्री नहीं, मुझे ब्रेक लेना, रनिंग कमेंट्री नहीं. मैं ये कहता हूं कि देखिए जो सरकारें हो उनको अपनी विदेश नीति उस वक्त के हिसाब से जिसमें भारत का हित हो उसको तय करने का उसको अधिकार होना चाहिए. और वो भारत के हित में भारत के खिलाफ जाके कोई नहीं काम करता. मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं. दबाव हर सरकार पर आते हैं, हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर होते हैं. क्या 2008 के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर नहीं था? चिदम्बरम ने खुद बोला, चिदम्बरम जी ने कहा कॉन्डोलीसा राइस आ गई थी भारत में और कहा कि नहीं वॉर नहीं होना चाहिए, कोई हमला नहीं होगा. ये बात पी चिदम्बरम उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कॉन्डोलीसा राइस उड़कर भारत आई और मुझे कहा कि कोई एक्शन नहीं लेना, चुपचाप बैठिए आप लोग, और कोई एक्शन नहीं हुआ. राहुल गांधी 12 महीने 12 कांड. जनवरी साल की शुरुआत होते ही राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से युद्ध का ऐलान करके अपने इटालियन होने का सबूत दिया. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. फरवरी, अब राहुल गांधी की टैक्स पेयर्स से नफरत झलकी थी. तब मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था. इस फैसले पर मोदी जी की तारीफ करने के बजाय राहुल गांधी ने अंट-संट बयान दिए. अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है. मार्च, इस माह को तो कोई हिंदू भूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसी महीने में बाबर प्रेमी शहजादे ने महाकुंभ से बेरोजगारी की तुलना की थी. जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए. अप्रैल, राहुल गांधी सहित 200 हिंदू नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके अपने हिंदू विरोधी होने का सबूत दिया था कि हिंदू चाहे 200 सीट दे या 44, इंडिया अलायंस किसी कीमत पर हिंदू के साथ नहीं खड़ी होगी. मई, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की मार पड़ी. भारत में दिवाली मनी और कांग्रेस में मातम, क्योंकि जब हमारे जवान पाकिस्तान को पीटकर वापस आए तो शहजादे ने कितने गिराए ये ना पूछकर राफेल गिरने की अफवाहें उड़ाई. जून, छठे महीने में राहुल गांधी 55 साल के तो हुए, लेकिन हरकतें वही रही, क्योंकि बीच चलते सत्र में शहजादा अपना जन्मदिन मनाने लंदन भाग गया. जुलाई में राहुल गांधी का दिमाग फिर गया था भाई. वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखी अपने ही देश की इकोनॉमी को डेड बता दिया. लेकिन हमारी जीडीपी ने राहुल गांधी के इस बयान को ही डेड कर दिया. अगस्त यानी सावन, जब सब महादेव को प्रसन्न करने में लगे थे, इधर राहुल गांधी अपने पैठिया वोट बैंक को लुभाने के लिए वोटर रिझाओ यात्रा निकाल रहे थे. सितंबर में एक तरफ छिपकर शहजादा वेकेशन पर मलेशिया गया और वहीं अंडमान निकोबार में उस प्रोजेक्ट का विरोध करना शुरू किया जिससे हिंद महासागर पर भारत की पकड़ और मजबूत होगी. अक्टूबर में छठ महापर्व को ड्रामा बताकर राहुल गांधी ने बिहारियों की आत्मा पर वार किया था. नवंबर, लेकिन उससे पहले नवंबर में बिहार चुनाव में हार की डर बौखलाए राहुल गांधी ने अपनी बांटो और राज करो राजनीति से सेना को अपमानित किया. फिर क्या, जो किया उसका फल भी
नवंबर में भी मिल गया। दिसंबर में शहजादे साहब को फिर से जोरों की वैकेशन लगी है, तभी तो शीतकालीन सत्र से पहले ही चल दिए जर्मनी यात्रा पर। शायद न्यू ईयर क्रिसमस वहीं कटने वाली है, लेकिन फिर भी चमचों को इन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना है। अरविंद सावंत बोलते हैं बड़ा पीड़ा हुआ। स्वाभाविक है पीड़ा हो गया, इसीलिए पीड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं। आपको बड़ा पीड़ा हुआ। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री हत्यारा है, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, देश को बेच दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बातें बोलता रहा, आपको शर्म नहीं आती है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा नहीं है तो क्या उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं 1000 बार यदि बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे। और मैंने क्या कहा सर? मौत का सौदागर सोनिया जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का है, हत्यारा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का है। क्या बात कर रहे हो? और मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडविना माउंटबेटन की बेटी है सर। वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे, और फादर ने और उसने जो है, मैं तो किताब कोट कर रहा हूं। 47 से लेके 77 तक सर एलओपी कौन होगा इस देश का? मतलब क्या उनकी मानसिकता थी, तानाशाही की मानसिकता थी कि 1947 से लेके 77 तक इस देश में एलओपी के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कैसे एलओपी का सिलेक्शन होगा, कौन एलओपी होगा, कुछ था ही नहीं। चर्चा करते हैं 69 में राम सुभाग सिंह बने। मैं उस पर भी गया सर कि 69 में क्या हो गया, राम सुभाग सिंह हो गए। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, सिंडिकेट ने उनको पार्टी से निकाल दिया। कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के नीलम संजीव रेड्डी जी हुए। इंदिरा जी ने अपना कैंडिडेट बीबी गिरी बना दिया। अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो गया सर, और उस अंतरात्मा की आवाज में बीबी गिरी साहब जीत गए। कांग्रेस पार्टी 2 भाग में विभक्त हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई कि इस सरकार को गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो शेखर गुप्ता एक बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, द लेफ्ट ओवर्स, कि कांग्रेस जब जब लेफ्ट होने की कोशिश करती है वो देश का कबाड़ा करती है और अपना कबाड़ा करती है। और उसने 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट पार्टी का सहारा ले लिया। चूंकि कांग्रेस का जो दूसरा फैक्शन था, मतलब बाप बेटा पंच, बरदा का दाम 5 आना जो हमारे यहां कहा जाता है, तो राम सुभाग सिंह जो कि 1962 से लेके 1969 तक किसी न किसी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, सभी के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे सर। उनको उन्होंने कहा कि नहीं आप, अरे सबसे बड़ी पार्टी थे यार, आपको तो चलने ही नहीं देते। लेकिन 77 में जब हमारी सरकार आई, कई एक लोग कहते हैं अरे आप तो 80 में आई, आपको पता ही नहीं है कि 77 में हमारी सरकार थी। जनता पार्टी में इस देश के लिए हमने विलय कर दिया। इमरजेंसी के खिलाफ हमने अपने आप को खोना। देश क्या होता है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये आपको सुनना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से अरविंद सावंत जी को। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 सालों में उद्योगपतियों, बैंकर्स और नेताओं के बीच ऐसी सांठगांठ थी, बैंकों का एनपीए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तब विशेषज्ञों का मानना था कि ये आंकड़ा कुछ सालों में 4 से 5 लाख करोड़ तक और बढ़ सकता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय बैंकिंग प्रणाली की कुल कीमत 8 लाख करोड़ रुपए थी। उनमें से 70% एनपीए का बोझ पीएसयू यानी कि सरकारी बैंकों पर था। एनपीए पैदा करने वाली 10 बड़ी कंपनियों में से एक थी लैंको इंफ्राटेक ग्रुप, जिसने फोन बैंकिंग से देश को 40,000 करोड़ का चूना लगा दिया। अब समझिए
फोन बैंकिंग होती क्या है? फोन बैंकिंग रिमोट कंट्रोल सरकार की एक ऐसी योजना थी जहां पर केवल कांग्रेस मंत्रियों के एक फोन पर सरकारी बैंक्स बड़े उद्योगपतियों को बिना किसी गारंटी के अरबों खरबों का लोन दे देते थे। नतीजा, देश का बैंकिंग सिस्टम आईसीयू में पहुंच गया। लैंको ने कैसे लगाई लंका? लैंको एक ऐसी कंपनी थी जिसका 2004 से पहले तक नामो निशान नहीं था, लेकिन कांग्रेस सांसद और लैंको के फाउंडर लगदापति राजगोपाल ने इसे फोन बैंकिंग के सहारे अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। राजगोपाल तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश के एक उद्योगपति और मनमोहन सिंह के यूपीए 2 में विजयवाड़ा से कांग्रेस सांसद भी रह चुके हैं। राजगोपाल ने अपनी नेतागिरी और आंध्र में कांग्रेस के दबदबे का फायदा कुछ यूं उठाया कि इनकी कंपनी को सरकारी बैंकों से लगभग 54,000 करोड़ का कर्ज मिल गया, जिसमें से लगभग 38,000 करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के ही मिल गए, यानी कि नो गारंटी, सिर्फ राजनीतिक संबंध पर। इस तरह के कर्ज उस समय की आर्थिक नीतियों का परिणाम था, जहां राजनीतिक रसूख वाले लोगों को बड़ी रकम उधार दी जाती थी। एक आम इंसान को 50 लाख का होम लोन लेने के लिए भी सारी जमीन जायदाद के कागज बैंकों को देने पड़ते हैं। लेकिन 2004 से 2014 के बीच लैंको कंपनी को 38,000 करोड़ लोन यूं ही मिल गए। अब कैसे मिले, ये तो वो बैंक के अधिकारी ही बता पाएंगे, जिनको गूंगे प्रधानमंत्री के बोलते मिनिस्टरों से फोन आए होंगे। राजगोपाल के ही पास कंपनी के मेजर शेयर होल्डिंग थी, जबकि उनके भाई मधुसूदन राव कंपनी के चेयरमैन थे। लेकिन लैंको ने लोन के पैसों का क्या किया? कुछ पैसों को यूं रफा दफा किया कि दशकों तक राजगोपाल का परिवार मौज करेगा। 2005 से 13 से लैंको ने इंजीनियरिंग, बिजली, सड़क, सोलर और विंड एनर्जी, रियल एस्टेट और खनन में इन्वेस्ट किया। मुफ्त के पैसों से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ग्रिफिन कोल नाम की कंपनी को $750 मिलियन में भी खरीदा और भारत में अपनी पावर सप्लाई का दायरा बढ़ाया। लेकिन ये विकास केवल कागजों पर थे। असल में कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी। लैंको की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण सरकारी बैंकों से मिलने वाले भारी भरकम कर्ज और बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कि राजगोपाल के कांग्रेस सांसद होने के लिए मिले थे। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में बैंक बड़े कॉरपोरेट्स को कर्ज बांटने के लिए मानो जैसे लोन मेला चला रहे थे। न जांच न परख, कर्ज मिलते ही कंपनियां पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट कर देती और जब वसूली का समय आता तो उन्हें कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर और लोन के साथ साथ और समय भी मिल जाता था। लेकिन किसी मीडिया वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अर्थशास्त्री पीएम और उनके बड्डी डिग्री वाले कैबिनेट से सवाल भी पूछे। 50,000 करोड़ का भूषण स्टील एनपीए, एसआर स्टील का 37,000 करोड़ और एबीजी शिपयार्ड का 27,000 करोड़ एनपीए की कहानियां लैंको से अलग नहीं थी। इन सभी ने पैसों की हेराफेरी भी की और नासमझ और असफल व्यापार में भी निवेश किया। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मोदी सरकार ने जांच बिठाई और पता चला कि केवल 12 बड़े उद्योगपतियों के पास ही 2 लाख करोड़ का सरकारी बैंकों का कर्जा है, जिसमें से लैंको के पास 44,000 करोड़ का कर्जा था। साल 2017 आते आते ये एनपीए 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुके थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने न केवल इस एनपीए बीमारी की पहचान की, बल्कि इसे खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लागू की गई, जिसने डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसा। इसी बैंक्रप्सी कानून के तहत लैंको को उन 12 बड़े कॉरपोरेट लोन में से चिन्हित किया गया जिसकी वसूली की जानी थी। कंपनी को लिक्विडेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। नतीजा, जिस लैंको का शेयर मूल्य कभी 62 रुपए का था, वह केवल 30 पैसे तक गिर गया है। ऐसे कई केस में बैंकों को 50 से 90% का घाटा सहना पड़ा। इसका सीधा मतलब है कि जनता का पैसा राजनीतिक रसूख रखने वालों की जेब में चला गया। आखिरकार बैंक में पैसा तो आम जनता का ही होता है, लेकिन इसी कानून की वजह से पिछले 10 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी भी की, क्योंकि उद्योगपतियों को पता चल गया है कि मोदी सरकार हलक से भी पैसा निकाल वसूली तो करेगी ही। सोचिए, कांग्रेस ने सिर्फ 12 बड़ी कंपनियों का टोटल 2 लाख करोड़ के लोन दे दिए। किसका विकास कर रहे थे? क्या इन्हें इसके लिए कट मिल रहा था? इस लूट की तुलना में विजय माल्या, जो 75% कर्ज चुकाने के लिए तैयार था, वह एक संत जैसा लगता है। और अगर शायद यूपीए का ही दौर होता तो शायद वो कभी पकड़ा भी न जाता। मनमोहन सिंह, जिन्हें अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कहा जाता है, हार्वर्ड एजुकेटेड वित्त मंत्री,
पी चिदम्बरम और अमेरिकी प्रोफेसर रह चुके रघुराम राजन ने बैंकिंग की पूरी व्यवस्था को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होने दिया। लैंको जैसे मामलों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस सरकार ने देश के बैंकिंग सिस्टम को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। किसान और मध्यम वर्ग के लोग कर्ज के लिए संघर्ष करते रहे, जबकि राजगोपाल, माल्या और चौकसी जैसे लोग महंगी गाड़ियों, हवाई जहाजों और आलीशान घरों का आनंद ले रहे थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चाय वाले ने उस अर्थशास्त्री की गड़बड़ियों को सुधारा जिन्होंने भारत को आर्थिक अंधकार में धकेल दिया था। कांग्रेस का शासन यानी कि घोटाले का पर्याय था, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। आप कोई भी घोटाला उठा लीजिए, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का हाथ दिख ही जाएगा। लैंको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नाम बदला है, नियत नहीं। महागठबंधन की जरूरत नहीं। आज ही ले संकल्प। 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। एक दो नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? बताओ भाई। किसके पैसे पर जाते हैं? किसके पैसे पर ये कंबोडिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं? और हमारे कई एक सांसदों ने कहा सर, और मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर क्या कर रहे हैं। 20 अप्रैल, मैं डेट वाइज बता रहा हूं सभापति महोदय, 20 अप्रैल 2025 को बोस्टन में इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एमएस गिल इलेक्शन कमीशन बनते हैं सर, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। नवीन चावला इनके फादर के पीएमओ में रहता है। नवीन चावला का एक ही काम था, मदर टेरेसा जी के नाम पर उसने किताब लिखी सर। पोप साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो गोपाला स्वामी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2007 में लिखा कि ये देशद्रोही आदमी है, ये निगेटिव आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसको हटाना चाहिए। उसको हटाने के बदले इस कांग्रेस ने गोपाला स्वामी को हटाना अच्छा समझा और उस नवीन चावला को बना दिया सर। कोई इलेक्शन कमीशन, टीएन शेषन इतने बड़े रहे सर, कांग्रेस पार्टी से अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इलेक्शन कमीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। ये बोस्टन में कह रहे सर। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपकी कोई यूएसपी नहीं है। 47 से लेकर 52 तक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर। अंबेडकर साहब, जिनको कि कांग्रेस ने हराने का काम किया, वो भी लॉ मिनिस्टर थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि अमेरिका से पैसा लेकर अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, बांडुंग सम्मेलन 1959 से लेकर 1960 तक किया, यदि सीआईए के इस कागज में लिखा हुआ है तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप अमेरिका के दलाल थे। यदि अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल ने की, जहां से जिस राज्य से आप आते हैं स्पीकर सर, कि 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने कह दिया कि असम चीन के कब्जे में चला गया। अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल, जो उनके रिश्तेदार थे, 17 लोगों को बाईपास करके जिनको कि जनरल बनाया था, यदि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर मैं लड़ाई लड़ रहा था, मतलब चाइना के साथ भारत नहीं लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, यदि आप अमेरिका के गुलाम थे, मैं ये बात नहीं कहूंगा। अभी खुद वॉशिंगटन पोस्ट में सर 4 पेज का न्यूज छपा।
कि 1962 में नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहां ये अजय भट्ट बैठे हुए हैं, और जिसके कारण गंगा में जो वो न्यूक्लियर डिवाइस के कारण जो विकिरण हो रहा है, उसके कारण गंगा के क्षेत्र में जो कैंसर फैल रहा है, उसके कारण नेहरू हैं। क्या ये बात मैं नहीं कहूं? 1962 में यदि उड़ीसा का चरवटिया एयरपोर्ट आप अमेरिका को बेस यूज करने के लिए दे देते हैं, तो क्या अमेरिका की आप दलाली कर रहे थे? ये बात मैं नहीं कहूंगा। ये सब तो इतिहास है, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। दोस्तों, राहुल गांधी लोगों को गुमराह करने के लिए कैसी झूठी झूठी कहानियां गढ़ते हैं, उसका फ्रेश एग्जांपल कांग्रेसी शहजादे ने दे दिया है। अब एक पब्लिक इवेंट में उन्होंने दावा किया है कि 2015-16 में जब वो एसपीजी चीफ से मिले तो उन्होंने ड्रोन को लेकर के एक मजाक किया, और उसके कुछ ही दिनों बाद मोदी गवर्नमेंट ने पूरे देश में ड्रोन बैन कर दिया। And I said, you know, don't you think this is going to be a huge security problem for you? Drones were banned across the country. सुनने में ये कहानी काफी ड्रामेटिक लगती है, लेकिन जब हम फैक्ट्स और टाइमलाइन को ध्यान में देखते हैं तो उनकी एक और झूठी कहानी नजर आती है। पहला फैक्ट ये है कि भारत में ड्रोन्स के सिविल यूज पर बैन 2015 या 16 में नहीं, बल्कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने अक्टूबर 2014 में ही एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था। उस नोटिस में साफ लिखा था कि अब तक ड्रोन्स के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं बन जाते, तब तक कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बिना परमिशन के ड्रोन नहीं उड़ा सकती। यानी सरल शब्दों में कहें तो ड्रोन पर बैन 2014 से ही लागू था। अब अगर जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं तो एसपीजी चीफ विवेक श्रीवास्तव दिसंबर 2014 में अपॉइंट हुए थे, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग 2015-2016 में हुई और उसके बाद ड्रोन बैन लगा। लेकिन समस्या यही है कि बैन तो उनकी मीटिंग से पहले ही लग चुका था, इसलिए लॉजिकली भी ये कहानी बिल्कुल सही नहीं बैठती। इस मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई। जर्नलिस्ट शीला भट्ट ने जब विवेक श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि 2016 में राहुल गांधी से कोर्ट मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में ना कोई ड्रोन था और ना ही ड्रोन को लेकर के कोई डिस्कशन हुआ था। यानी राहुल गांधी की कहानी की मूल बात ही कंफर्म नहीं होती। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी गप्प मार रहे हैं, और यही पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी बात में वजन डालने के लिए ऐसी फर्जी कहानी बनाई हो। 2019 में भी उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई थी। तब राफेल डील को लेकर के राहुल गांधी ने दावा किया था कि गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने उनसे एक प्राइवेट मीटिंग में कहा कि राफेल डील में उनका कोई रोल नहीं था और ये सब पीएम मोदी ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि पर्रिकर के बेडरूम में राफेल फाइल्स रखी हुई हैं। अब मजे की बात यह है कि मनोहर पर्रिकर ने उसी समय उनकी कहानी को कपोल कल्पना बता दिया था। उन्होंने एक लेटर लिख करके साफ किया कि राहुल गांधी उनसे मिलने केवल उनकी तबीयत पूछने आए थे। उस मीटिंग में राफेल डील पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था और उनकी बात को पॉलिटिकल गेन के लिए डिस्टॉर्ट किया गया। उन्होंने इसे पेटी पॉलिटिक्स तक कह दिया था। राहुल गांधी की इन फर्जी कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न है नैरेटिव बनाने के लिए, अपनी बात में वजन डालने के लिए कोई कहानी गढ़ देना। वैसे राजनीति में नैरेटिव्स बनाना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब नैरेटिव और फैक्ट्स की टाइमलाइन आपस में मेल नहीं खाती, और राहुल गांधी के साथ अक्सर यही होता है। ड्रोन स्टोरी भी शायद उसी सीरीज में आती है जहां स्टोरी मजेदार दिखाई तो देती है लेकिन फैक्ट्स में कमजोर पड़ जाती है। खैर, राहुल गांधी 95 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में वे अच्छे नेता बने या ना बने, लेकिन अगर वो प्रयास करें तो अच्छे फिक्शनल राइटर जरूर बन सकते हैं। यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। ये है देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो ग्लोबल मंच पर अपने नंगे कार्यकर्ताओं को भेजकर पहले तो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और फिर भारत को बदनाम करने वाली इस हरकत पर खुशी जताते हैं। कांग्रेसी शहजादे भरे मंच से कांग्रेस की इस नीच हरकत पर वाहवाही लूट रहे थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है। कभी खानदानी घमंड में चूर ये नेता, तो कभी इसके पालतू चमचे देश को बदनाम करने का कोई न कोई षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। खुद को आजादी के जमाने की पार्टी बताने वाली कांग्रेस इस कदर कुंठा में डूब चुकी है कि आज देश को नीचा दिखाकर इसके फेल और नकारा नेता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो राहुल गांधी, देश को तुम और तुम्हारे गुंडे अपने घटिया कामों से कभी बदनाम नहीं कर पाएंगे, बल्कि भारत की ताकत और सामर्थ्य का लोहा तो आज पूरा विश्व मान रहा है। और रही बात चुनावों और राजनीति की, तो याद रखना राहुल गांधी, तुम्हारे गुंडों की इस हरकत का जवाब भारत मंडपम में तुम्हारे गुंडों को पीट पीट कर खदेड़ने वाली जनता ही दे चुकी है। जनता ही तुमको भी लगातार सबक सिखाती आ रही है। लेकिन कमाल तो ये है कि हार के शतक के नजदीक पहुंचकर भी न तुमको अक्ल आई और न शर्म।
पर कितना भी प्रयास कर लो, न तो तुम और तुम्हारे गुंडे देश के गौरव को कलंकित कर पाएंगे और न इन हरकतों से इस जीवन में तुम देश की सत्ता पा पाओगे। ये वीडियो देखिए आप। यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। अपनी सिनिस्टर स्माइल के साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि एआई समिट में काम कर दिया यूथ कांग्रेस वालों ने। ये कुटिल हंसी आपको ये बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी और उनके मिनियंस के लिए एआई समिट की क्या अहमियत थी और क्यों उन्होंने इसे बदनाम करने के लिए नंगा प्रदर्शन किया था। इस कुटिल हंसी के साथ आप उन लोगों को भी याद कीजिए जो बोल रहे थे कि राहुल गांधी को इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो यूथ कांग्रेस ने अपनी मर्जी से किया था। कांग्रेस प्रेमी पत्रकार जैसे मौसमी सिंह ने राहुल गांधी को डिफेंड करते हुए कहा था कि उनको इस प्रोटेस्ट के बारे में पता ही नहीं था, पर हमने इस वीडियो में भी बताया था कि मौसमी सिंह सिर्फ सच ढकने का काम कर रही हैं। आप खुद देख लीजिए, राहुल गांधी तो खुद फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि कैसे उनके कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में फॉरेन डेलीगेट्स के सामने भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। यकीन मानिए कि किसी भी कांग्रेसी द्वारा कोई भी भारत विरोधी कार्य अचानक नहीं होता, बल्कि राहुल गांधी से सीधा आदेश लेने के बाद होता है। एक तरफ हमारा एआई समिट, जहां दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं, यह एक ऐसा स्टेज रहा जिससे देश की एआई टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दिखाया गया है। लेकिन अचानक इसमें कुछ लोग आए जो अपनी शर्ट उतारकर विरोध करते हैं, पीएम कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाते हैं, और इस सबके पीछे कौन? राहुल गांधी। उनकी प्रतिक्रिया इतनी सिनिस्टर है कि यह भारत के खिलाफ एक स्टैंड दिखाती है। यह विरोध नहीं बल्कि भारत की छवि को धूमिल करने की साजिश थी। जहां हजारों युवा अपने सपनों को साकार करने आए थे, उस वैश्विक मंच पर देश को शर्मिंदा करने का काम राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया था। और उसके बाद में राहुल गांधी पूरी बेशर्मी और घमंड के साथ कह रहे हैं कि एआई समिट का नाम सुना होगा आपने, काम कर दिया यूथ कांग्रेस वालों ने। शांतिपूर्ण विरोध, यह शांतिपूर्ण विरोध नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर हमला था। जहां दुनिया भारत की ताकत देखने आई है, वहां अराजकता फैलाना यह कब से विपक्ष का काम हो गया। ऐसा लगता है कि देश के खिलाफ रहना कांग्रेस की विचारधारा बन चुकी है। राहुल गांधी की यह कुटिल हंसी याद रखिए, जो आपको बार बार बताती रहेगी कि वे विपक्ष होने का मतलब नहीं समझते, सिर्फ अहंकार और विदेशी टूलकिट की भाषा जानते हैं। सद में जा रहा है, लेकिन देखिए एटीट्यूड देगा इसका बड़े नेता वो 10 जनपद में Z+ सिक्योरिटी है, या पर ये Z++ सिक्योरिटी है। उसमें उनकी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी अगर आपको लेने आती है, आप बैग भर भर के वहां छोड़ के आते हो उनके रेजिडेंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रियंका गांधी जी को पता ना हो। जब उनका पीए गाड़ी भेजता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी की सह है सोनिया गांधी के। जब आप ड्राइंग रूम के साथ, जो उनका ऑफिस है महेश कुमार जी का, जहां माधवन जी बैठते थे, तो वो कहते थे कि माधवन जी की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि गुरु जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। भाई अब वो चले गए इस दुनिया से, वो एक पीए थे, अब महेश कुमार जी ने उनकी जगह ली है। तो भाई गुलाम आप लोग हैं एक परिवार के। गुलाम एक कार्यकर्ता, एक शहीद परिवार का कार्यकर्ता, एक दलित परिवार का कार्यकर्ता, वो गुलाम नहीं है। सुबह 5 बजे फोन आता है हमारे पास सोनिया गांधी जी के पीए का, मैं 7 बजे आपके घर आ रहा हूँ, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। भाई 5 बजे आप 25 लाख रुपए, एकदम बैंक तो खुला नहीं होता, वो दिए, अरेंज करके मंगवा के दिए, कुछ हमारे पास थे वो दिए। शदाब खान ने पैसे लिए, पोलिटिकल सुरेश जी ने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए, पार्लियामेंट्री सैलरी अकाउंट में पैसे लिए, अपने बेटे के अकाउंट में पैसे लिए, अपने पीए के अकाउंट में पैसे लिए, कैश उनके घर पे जाके देखे आए, चैट्स में उन्होंने कबूल किया हुआ है हाँ मैंने पैसे लिए हैं। और ये तो सिर्फ 3-4 नेता के नाम मैंने लिए हैं, और अभी तो ऐसे बहुत से नेता है। अगर कांग्रेस हाईकमान अब भी जाग गया, मैं वर्तमान में उनको एक खुली चुनौती दे रहा हूँ राहुल जी को। आप प्रधानमंत्री से बोलते हो मोदी जी से कि 5 मिनट दो, आप 5 मिनट मुझे, मेरे परिवार को दो। आपको शीशा मैं दिखाता हूँ कि आपके घर में आपके शीर्ष नेतृत्व, जिनके हाथ में आपने सब कुछ छोड़ रखा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है। या तो वो आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आप ही गलत करवा रहे हो। हमने करोड़ों रुपए दिए, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी के पीए शदाब खान ने 10 जनपद में लिए हों, चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए हों। ये बातें साथ के साथ उन्होंने हमें
हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसकी जो पद है वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया। अब आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं, उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के, मतलब चाहे NSUI के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए हैं। तो बाकी जोन के लोगों का क्या हमारे हाईकमान को नहीं दिखती ये चीज? उसके साथ साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं सब MLAs के बच्चे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? हाईकमान हमें क्यों धोखा दे रहा है? पिछले कई सालों से हाईकमान जो है, चाहे वो हाईकमान हो, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, या आप किसी भी प्रकार से बोल लीजिए, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। आप साथ में मैं ये भी बोलूंगी, अब मैंने 12 दिन से इस्तीफा दे रखा है कि अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं है, अभी कार्यकर्ता हम अब कहाँ कार्यकर्ता? आपको 12 दिन से इस्तीफा दे दिया, आप उसे मंजूर कीजिए ना। इन बातों का आप 56 साल से अगर कोई एक पार्टी में है तो बड़ा मायने रखता है, और वो कार्यकर्ता छोड़ के जा रहा है, तो क्या किसी हाईकमान को दिखती नहीं है चीज? प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन बातों से पूर्णतः उनको ये सारी बातें पता है। 1.5 साल से तो मैं समय मांग रही हूँ, ऐसे उनकी क्या मजबूरी है कि वो समय नहीं दे पा रहे? प्रियंका गांधी जी कहती हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे परिवार ने बलिदान दिया है देश के लिए, मेरे पिता ने भी बलिदान दिया है देश के लिए, हमारे करोड़ों भाइयों, लाखों घर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे परिवार देशभक्ति के लिए न्यौछावर हो चुके हैं कि बावल की टिकट दी जाएगी जो उन्होंने नहीं दी। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दी, आगे भी हमने सोचा चलो कोई नहीं, कुछ भाई कार्यकर्ता तो अपना बेनिफिट तो हर कोई देखता है ना, हर कोई चाहता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़े। तो आप कब तक किसी को ब्लफ करते जाएंगे? कब तक आप बेवकूफ बनाते जाएंगे कि आप पैसे तो ऐंठ रहे हैं, साथ के साथ उन्हें ना कुछ। कार्यकर्ता तो खत्म हो गया जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता खत्म हो चुका है। बैंक खाते में भी मैं यही बात आपको बोलना चाहूंगी, मैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बोलती हूँ जिन्होंने पैसे दिए हैं, पैसे लिए हैं, चाहे वो कैश से लिए हैं, चाहे वो अकाउंट में लिए हैं, वो हमें पैसे दें और दिलवाएं। बिल्कुल 10 जनपद किसका घर है? अगर आप किसी के ऑफिस में जाके पैसे देने जा रहे हैं तो क्या उनको पता नहीं है, उनका रेजिडेंस नहीं है 10 जनपद? जब आप अपनी ही गाड़ी, यूपी की नंबर की गाड़ी आप भेज रहे हैं किसी को लाने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो क्या आपको पता नहीं है आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है? इन नेताओं पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। केसी वेणुगोपाल जी के खिलाफ दी है, के सुरेश जी के खिलाफ दी है, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ दी। नहीं, ये मुझे क्या पता, वो तो घर का फैमिली का, मुझे इस चीज का क्या पता। लेकिन जब उनके पीए ये बात कहते, प्रियंका गांधी जी के पीए ये बात कहते हैं कि 100 200 करोड़ रुपए तो हम साउथ के कॉन्ट्रैक्टर से यूं ही ले लेते हैं, और फिर मैडम उनसे मिलती भी नहीं है, तो भाई आप ले लेते होंगे, ठीक है आप लीजिए, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के पैसे उन्हें ब्याज समेत वापस कीजिए। इस आदमी की हंसी देखिए दोस्तों आप। ये कह रहा है कि कांग्रेस ने कर दिया, यूथ कांग्रेस ने करके दिखा दिया। मतलब इंडिया की बेइज्जती करने में ये आदमी और इसकी पार्टी नंबर 1 है। पहले आप वीडियो देखिए। लोग कहते हैं AI, सुना होगा आपने AI, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। इतना घटिया है ना दोस्तों ये आदमी, भारत की बेइज्जती कराने में हमेशा आगे रहता है, और जहां पर भी कुछ भी भारत के लिए अच्छा हो रहा होता है तो इसकी इतनी बुरी तरीके से जलती है ना। इस आदमी को जितनी गालियां दी जाए ना उतनी कम है। I've been doing remote control stuff since I was a little child. लोग कहते हैं AI, सुना होगा आपने AI, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। हमने करोड़ों रुपए दिए, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी के
पीए शादाब खान ने 10 जनपथ में लिए हों, चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए हों। ये बातें साथ के साथ उन्होंने हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसके जो पद है वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया। अब आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के, मतलब चाहे एनएसयूआई के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए। तो बाकी जोन के लोगों का क्या हमारे हाईकमान को नहीं दिखती ये चीज? उसके साथ साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं सब एमएलएज के बच्चे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? भैया एक बात बताइए, 10 जनपद में Z+ सिक्योरिटी है या फिर ये Z++ सिक्योरिटी है, उसमें उनकी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी अगर आपको लेने आती है, आप बैग भर भर के वहां छोड़ के आते हो उनके रेजिडेंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रियंका गांधी जी को पता ना हो। जब उनका पीए गाड़ी भेजता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी की सह है सोनिया गांधी के। जब आप ड्राइंग रूम के साथ जो उनका ऑफिस है महेश कुमार जी का, जहां माधवन जी बैठते थे, तो वो कहते थे कि माधवन जी की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि गौरव जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। भाई अब वो चले गए इस दुनिया से। वो एक पीए थे, अब महेश कुमार जी ने उनकी जगह ली है। तो भाई गुलाम आप लोग हैं एक परिवार के। गुलाम एक कार्यकर्ता, एक शहीद परिवार का कार्यकर्ता, एक दलित परिवार का कार्यकर्ता, वो गुलाम नहीं है। उन्होंने पार्टी के झंडे को देखते हुए 56 साल दिए हैं, 21 साल तो मैंने दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। ये पैसा, ये नहीं है कि सारा पैसा मेरा है, मैंने भी मार्केट से लिया है। सबका इधर उधर से काम चलता है जी, हमने भी लिया है। सुबह 5 बजे फोन आता है हमारे पास सोनिया गांधी जी के पीए का, मैं 7 बजे आपके घर आ रहा हूँ, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। भाई 5 बजे आप 25 लाख रुपए, एकदम बैंक तो खुला नहीं होता, वो दिए, अरेंज करके मंगवा के दिए, कुछ हमारे पास थे वो दिए। शादाब खान ने पैसे लिए, कोडिकुल सुरेश जी ने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए, पार्लियामेंट्री सैलरी अकाउंट में पैसे लिए, अपने बेटे के अकाउंट में पैसे लिए, अपने पीए के अकाउंट में पैसे लिए, कैश उनके घर पे जाके देखे आए, चैट्स में उन्होंने कबूल किया हुआ है हाँ मैंने पैसे लिए हैं। और ये तो सिर्फ 3-4 नेता के नाम मैंने लिए हैं, और अभी तो ऐसे बहुत से नेता है। अगर कांग्रेस हाईकमान अब भी जाग गया, मैं वर्तमान में उनको एक खुली चुनौती दे रहा हूँ, राहुल जी को, आप प्रधानमंत्री से बोलते हो मोदी जी से कि 5 मिनट दो, आप 5 मिनट मुझे, मेरे परिवार को दो। आपको शीशा मैं दिखाता हूँ कि आपके घर में आपके शीर्ष नेतृत्व, जिनके हाथ में आपने सब कुछ छोड़ रखा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है। या तो वो आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आप ही गलत करवा रहे हो। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। सीबी रोजवेल का ये इंटरव्यू मलयाली में, मैं आपको बता दूं, सीबी रोजवेल इन्होंने ये कहा कि महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। सीबी रोजवेल ने कहा कि टैलेंट का यहां कोई काम नहीं है, यानी कोई महिला कितनी टैलेंटेड है, कोई महिला कितनी प्रतिभावान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं को समझौते करने पड़ते हैं, उन्हें पुरुष नेताओं को इम्प्रेस करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं इम्प्रेस करने का मतलब क्या है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था।
लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। तो मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। हमने करोड़ों रुपए दिए, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी के पीए शादाब खान ने 10 जनपथ में लिए हों, चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए। ये बातें साथ के साथ उन्होंने हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसके जो पद है वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया। अब आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के, मतलब चाहे NSUI के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए हैं। तो बाकी जोन के लोगों का क्या हमारे हाईकमान को नहीं दिखती ये चीज? उसके साथ साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं सब MLAs के बच्चे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ क्यों बना रहे? लोग कहते हैं AI, सुना होगा आपने AI, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। लोग कहते हैं AI, सुना होगा आपने AI, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खौल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर, जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता है क्या ये अपने आप को? ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से, सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर 80-20 करते हैं, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो गोली मुसलमानों पर दाग रहे हैं, तब इन नफरती चिंटुओं को हिम्मत आती है, हौसला बढ़ता है इनका। और देश के गोदी गिद्ध मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। कल कुछ युवाओं को नोच रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की कलई खोल दी थी, तो आज सांप क्यों सूंघ गया? ये जो बजरंग दल के हिंसक लड़के हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को पीटते हैं, क्रिसमस में तोड़फोड़ करते हैं, उससे देश की छवि बर्बाद नहीं होती, देश की छवि धूमिल नहीं होती? या देश की छवि वाला कॉन्ट्रैक्ट, देश की छवि वाला जो कारोबार था, वो कल ही के लिए मिला था? घिन आती है ऐसे मीडिया से जो नफरत में पूरी पूरी भागीदारी निभाता है। घिन आती है कैसी सरकार से जो नफरत बोती है और उसी की खेती काटती है। और घिन आती है ऐसे समाज से जो अक्षय को इस तरह की हरकत करने देते हैं और उसको रोकते नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि LPG आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there?
Do you know that every village has got a village fair? नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। यूपीए के टाइम में सरकार बड़ी मजबूत थी, किसी दबाव में नहीं आती थी। अभी तो भारत ने कोई पेट्रोल कहीं कट किया नहीं, लेकिन ये मेरे पास 2012 की रिपोर्ट है, ठीक है। यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और साथ साथ सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री, और अमेरिका ने कहा खबरदार ईरान से तेल बंद करो, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है इंडिया टू कट ईरान ऑयल इंपोर्ट्स बाय 11% एमिड यूएस प्रेशर। अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से 11% तेल इंपोर्ट करना तुरंत एक झटके में, एक बयान आते ही। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो बाकायदा यूएस का विदेश मंत्रालय जो है एक बयान जारी करता है, और बयान जारी करके यूएस जो है वो कहता है कि भैया इंडिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, टर्की और ताइवान ने जो है हमारी बात मानी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद 2013 में दोबारा वो विदेश मंत्रालय कहता है कि भैया ये देश हमारे कहने पर काम कर रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हर बार जो है अमेरिका के कहने पर 11% एक झटके में, और बड़ी मजबूत सरकार थी। अरे उसकी विदेश नीति बड़ी स्वतंत्र थी, अमेरिका के दबाव को तो ऐसे ही कर देते थे। ये थी इनकी मजबूत सरकार। What do people like me need to do for you to compete with DJI successfully? Answer me that question. Sir, I am proud to say with next 3 years we will be competing the DJI, because 80% of the components right now we are developing in-house in Kochi. Maybe our rest of the R&D is finishing in 3 years. So right now so you make your own motors? Yes, own motors. But sir, what type of motors you make? BLDC motors. And the fact is, we depending upon brushless and deck to fan also, and we depending on the infrastructure of Hitachi, other corporate infrastructure for developing that motors. What size drones do you make? Size largely carrying 50 to 100 kg payload. Can I come and see? Yes, yes. Where is it? Kochi, sir. Okay. Here itself? Yeah. Kochi. Sorry. I also bring some of our product to showcase to you. But you have something here? Yes. In my car. Oh, you have it here? You brought it here? Yes, yes. Okay. Happy to showcase you. Remember, the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. Without disclosing any official secret. Yes, sir. It did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind? Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who matter. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS that we should not physically react to the situation. तो आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको बोलते हैं रडर। आई विल कीप यू ऑन कोर्स, गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको तो फौजी बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, ठीक है, रडर फडर मारने वाले। मेरी सारी फैमिली फौज में है। वाला व्यक्ति चुप नहीं, कर्नल है, बैठा अरे कोई फर्क नहीं, ये इनसे चलता है। कर्नल है तो क्या रडर मारेगा ये? इनका चलता है, बदतमीज आदमी। चलिए चलिए चलिए,
आलोक जी आप बोलिए, मैं रडर मारूंगा, चलिए आप बोलिए, रडर मैं मारूंगा। एक सेकंड, आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, फिर आप उसके बाद 40 सेकंड बोल लीजिएगा। ओके ठीक। गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने हम तो कर ही नहीं रहे। देखे ऐसे फौजी, देखिए मुद्दे की बात यह है, अगर फिलिस्तीन बहुत बुरा देश था, एक तो सेकंड मोदी जी इजराइल से पहले वहां से सम्मान क्यों लेकर आए थे भाई? ये कौन कहता है कि क्यों लेकर आए थे? फिलिस्तीन बहुत गंदा देश था, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मोदी जी वहां पर अवार्ड लेने क्यों पहुंच गए थे भाई? आपको गुस्सा समझ रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। हमारे हीरो पहली चीज बोलते वापस बोलते ये हमारे हीरो। अरे छोड़ो ना यार, हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति से कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं देखिए, इनका कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ है। नहीं, गलत बात नहीं ना आलोक शर्मा। अरे बोलने मैंने हीरोज की कहा है, कुछ हीरोज के ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो, छपड़ी आदमी है, बोलने दो, ठीक है। और शाम को जो 4 सवाल फौजी सरकार से पूछ ले, अगले दिन बैठता नहीं है टीवी पे वो। ठीक है, ये भी पता है मुझे। मुंह मत खुलवाइए मेरा यार, मुद्दे पर आइए, प्लीज। मैं फिर आता हूँ वापस। अच्छा ऐसी भाषा बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट हो रही है, जो गंदगी है वो मैनिफेस्ट हो रही है। या तो आप इनको उस समय पर बोलते अंदर से आदमी आप अगर नहीं रोक सकते, ठीक है, तो भाई फिर काहे की एंकरिंग कर रहे हो आप? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो शक्ल देखो इस आदमी की, दिखाओ यार, बोलो बकवास करो, चलिए शुरू हो जाएगा। आप उनको कह रहे हैं कि वो भड़काबेरी कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल करता है, और आप कह रहे हो बोल। मैंने ये नहीं कहा उनका कोर्ट मार्शल हुआ, फेसबुक पे आर्मी में कोर्ट मार्शल भी होते हैं। बोल। अच्छा, और ये जो कर्नल साहब बैठे हैं, बीजेपी के नेताओं के चक्कर काटते हैं। बोलना 10 फोटो दिखा दूं इनके मैं बीजेपी के नेताओं के साथ। तेरी शक्ल, तेरी हरकतें, बोलना यार। अमीश कैसे, अमीश जी कैसी बातें कर रहा है यार? आप अपनी डिबेट कराइए, भड़वागिरी दलाली कराइए इनसे। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, नहीं मैं बोलूंगा ना, जैसे वो भाषा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आया चल, क्या बोल रहा है? वो बोल क्या रहा है वो तो देखो। यही बदतमीजी आपको लगता है कि यही बदतमीजी करके आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक रील काट के डाल देते हैं और आप हीरो बन जाते हैं। पब्लिक आपको हरा रही है चुनाव लगातार, आपको समझ में नहीं आ रहा मुद्दा किस विषय। बदतमीजी मत करिएगा, आपको मौका मिल रहा है, अपनी बात रखिए। आप बदतमीजी मत करिएगा। अगर आपको लगता है इसी से पूरा दिन आधा 1 घंटा टाइम पास हो जाएगा तो नहीं होने वाला है, नहीं दाल गलेगी यहां पर। रूस हमारा 60-70 साल पुराना एलाई था, उसका साथ हमने छोड़ दिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था हमारे ऊपर। अभी भी एलाई है, अभी नहीं है ना। अरे भाई आप अगर ओपनली कह रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, अलाई तो सभी हैं। फिर सुनिए, माफ कीजिएगा, मैं आपको करेक्ट करते रहूंगा जब भी आप भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बीच में देश की लाइन पर लेके आता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं बोलता हूं, मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरा ईमान भी है। आपका टर्म आए तो आप बोलिए, आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको बोलते रडर। आई विल कीप यू ऑन कोर्स, गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको फौजी बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, रडर फडर मारने वाले। मेरी सारी फैमिली फौज में है वाला व्यक्ति नहीं, कर्नल है, बैठा अरे कोई ये इनसे चलता है। अरे कर्नल है तो क्या रडर मारेगा ये? इनका चलता है, बदतमीज आदमी। चलिए आलोक जी आप बोलिए, मैं रडर मारूंगा। चलिए आप बोलिए, रडर मैं मारूंगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खुमैनी की मौत के बाद भारत में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? भारत में एक और वर्ग है जो मौखिक प्रदर्शन कर रहा है। भारत का विपक्ष, खासकर कांग्रेस, समझिए, हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, हमला हुआ ईरान पर, लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच। ईरानी हमले के जद में उसके पड़ोसी अरब मुल्क, लेकिन परेशान कांग्रेस है। और कांग्रेस की परेशानी क्या है? उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी अभी तक आयतुल्ला अली हुसैनी खुमैनी के हत्या पर दुख नहीं जता रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिकी हमले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं? और कांग्रेस को ये बात इतनी परेशान कर रही है कि पीएम मोदी के मैसेज ना देने में उन्हें कायरता, स्वयंभू विश्व गुरु, खौफ, डर, मैनेज, नैतिकता पर कलंक जैसे सारे विशेषण दिख रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस खामनेई के प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदना को लेकर इतना प्रेशर क्यों बना रही है। फैक्ट यह है कि पंडित नेहरू के तरफ से जब गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उस वक्त भारत के साथ यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना हुआ करते थे। यूगोस्लाविया अब अस्तित्व में है नहीं। भारत के अलावा बचे 3 देश यानी मिस्र,
और इंडोनेशिया अभी तक सिर्फ शांति बनाए रखने की अपील की है उन्होंने। घाना की तरफ से बयान का इंतजार हम भी कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में ग्लोबल साउथ के बड़े देशों में शामिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने भी खामनेई की मौत पर दुख नहीं जताया। दुनिया में 57 देश है, उनमें से सिर्फ 10 देशों ने आयतुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्यों सरकार को घेरने में जुटी हुई है इस मसले पर। ना भारत इस झगड़े का हिस्सा, ना भारत का कोई इससे लेना देना, ना भारत पर ईरान ने कोई सवाल उठाए, फिर हमारे विपक्षी नेताओं को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हाँ, अगर इस झगड़े में भारत को होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर विपक्ष सवाल उठाता तो समझ में भी आता, महंगाई बढ़ने की चिंता होती, समझ में आता। यकीन मानिए, भारत में सियासत युद्ध से होने वाली महंगाई को लेकर नहीं हो रही है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस इस बात पर हंगामा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुख क्यों नहीं जताया। कांग्रेस के इस दुख के साथ और कोई दुखी है तो वो है एक खास किस्म का रुदाली गैंग, जिसे हर बात में मोदी को घेरने और रोने के अलावा कुछ आता नहीं। दुनिया अनिश्चितताओं से घिरी हुई है, यूरोप से लेकर अरब तक लड़ाई चल रही है। भारत शांत और सुरक्षित है और इसे शांत और सुरक्षित रखे, हम सब ये दुआ करते हैं। क्या ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए? क्या विषय ये नहीं होना चाहिए था कि आखिर भारत कैसे और खुद को मजबूत करे इस स्थिति में? लेकिन हमारे यहाँ का विपक्ष और ये जो दूसरा गैंग है, इन्हें चिंता है कंडोलेंस मैसेज की। हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं, शांति से कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं देखिए, इनका कोर्ट मार्शल थोड़ी हुआ है। नहीं, गलत बात नहीं ना आलोक शर्मा। अरे बोलने मैंने हीरोज की कहा है, कुछ हीरोज के ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो, छपड़ी आदमी है, बोलने दो, ठीक है। आप उनको कह रहे हैं कि वो भड़कागिरी कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल करता है और आप कह रहे हो आप अपनी डिबेट कराइए, भड़कागिरी दलाली कराइए। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। नहीं, मैं बोलूंगा ना जैसे वो भाषा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा